हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर्स जो हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने रेजोल्यूशन देखा, इरेंशियोमर्स के बारे में देखा, है ना, डीएल फॉर्म्स देखी। आज इस लेक्चर में हम लोग ईजेड फॉर्म और आरएस फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे कि ईजेड फॉर्म कैसे बनाई जाती है, आरएस फॉर्म कैसे देखी जाती है, या ईजेड फॉर्म कैसे देखी जाती है और आरएस फॉर्म के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ई और जेड फॉर्म से। ई और जेड फॉर्म बिल्कुल सिस और ट्रांस की तरीके से ही है, जैसे सिस और ट्रांस है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। कई बार सिस और ट्रांस फॉर्म निकालना कठिन हो जाता है। कई बार शायद इस बात पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी हुई है। आज एक डेडिकेटेड क्लास है, उस डेडिकेटेड क्लास में हम लोग इस बात में डिस्कस कर रहे हैं ई जेड पे। लेकिन शायद जब मैंने सिस और ट्रांसफॉर्म बताई थी तभी मैंने ई जेड फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो कई बार सिस और ट्रांसफॉर्म किसी भी स्ट्रक्चर में फाइंड करना कठिन हो जाता है, और जब सिस और ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना कठिन हो जाए तो हम लोग प्रायोरिटीज ऑर्डर सेट करके ई और जेड फॉर्म्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज कोई एक स्ट्रक्चर दिया है, सपोज ये क्लोरीन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, आयोडीन लगा है और ब्रोमीन लगा है। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इसमें, इन दोनों में और इन दोनों में, या इस पूरे स्ट्रक्चर का एक आइसोमर हम इस तरीके से बना देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ वी हैव टू शो कि कौन सा इसमें सिस फॉर्म है और कौन सा ट्रांसफॉर्म है, कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है। तो मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा किया हुआ है, आज फिर से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जब इस चीज को स्ट्रक्चर देख करके उसके ऊपर लगे हुए एटम्स को देख करके ये पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन सा वाला कंपाउंड सिस फॉर्म है और कौन सा वाला कंपाउंड ट्रांसफॉर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं। हम लोग हर एटम्स की, जो एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं, जिन एटम्स की को हम लोगों ने डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्ट किया है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करते हैं और उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही उसका ई फॉर्म या फिर जेड फॉर्म कन्वर्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं डिसाइड होता है। तो हेलोजेंस की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमको मालूम है इस तरीके से इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर घटता है। तो इन दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? इन चारों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इन चारों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फ्लोरीन को। सेकंड किसको मिलेगी? इन दोनों में सेकंड इसको मिलेगी। इसका ब्रोमीन और आयोडीन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? ब्रोमीन को, है ना, और आयोडीन को सेकंड प्रायोरिटी है। अच्छा, इस केस में आयोडीन को सेकंड प्रायोरिटी है, ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी है और फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी और इधर का फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब इस कार्बन से कनेक्टेड वाला जो एटम फर्स्ट पे है और इस कार्बन से कनेक्टेड वाला जो एटम फर्स्ट पे है, वो दोनों सेम साइड है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एटम भी इधर सेम है, नीचे ही है, और यहां भी ये नीचे ही है। मतलब ये कौन सी साइड्स में? सेम साइड्स में। यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला नीचे है और इस तरफ वाले कार्बन में फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर है। यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे है और इस वाले कार्बन में फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर है। तो जहां पर प्रायोरिटीज अपोजिट हो, जहां पर प्रायोरिटीज अपोजिट हो, वहां पर जो फॉर्म आती है डेट इज नोन एज जेड फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जहां पर प्रायोरिटीज अलग अलग हों, अपोजिट हों, मतलब जैसे ये सेकंड प्रायोरिटी है तो अपोजिट साइड वाले एटम पे हमको सेकंड प्रायोरिटी दिख रही है, और यहां पर सेम साइड वाले एटम पर सेम टाइप की प्रायोरिटी दिख रही है, तो ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा? ई फॉर्म होगा। जहां पर सेम टाइप की प्रायोरिटीज सेम साइड हो, वो वाला फॉर्म कौन सा होगा? ई फॉर्म। लेकिन जहां पर सेम टाइप की प्रायोरिटीज अलग अलग साइड हो, वहां वाला कौन सा फॉर्म होगा? जेड फॉर्म होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर हमने ये प्रायोरिटी सेट किया,
इसी तरीके से अगर आइसोटोप्स लगे हुए हैं, सपोज हाइड्रोजन लगा है, ड्यूट्रॉल लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, तो ज्यादा हैवी आइसोटोप कौन सा है? डी आइसोटोप ज्यादा हैवी हाइड्रोजन से, तो बड़ी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हैवी आइसोटोप, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से होगा। और ये जिस नियम के तहत हम लोग इन प्रायोरिटीज को सेट करते हैं कि इसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसको दूसरी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? दिस इज कैन इन गोल्ड, कैन इन गोल्ड रूल, है ना? कैन इन गोल्ड प्रायोरिटी रूल, पी सीआईपी रूल्स, ठीक, सीआईपी रूल्स बोलते हैं इनको, इसको, ठीक है। ये हालांकि आपके बहुत काम का नहीं है, काम का नाम याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम लोग ईजेड फॉर्म को निकालना सीखें। बहुत जरूरी है कि हमको ये पता हो कि कौन सा कौन सा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको, और कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल से ही इसको चेक करते हैं, ठीक है। सपोज, अच्छा इसमें तो डायरेक्टली एटम्स जुड़े हुए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एटम्स डायरेक्टली जुड़े हुए थे, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर्स को बहुत आसानी से पहचान लिया। तो क्या बोलेंगे? कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल्स, ठीक है। सपोज एक कंपाउंड कोई ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, एक दो तीन चार, ऐसा है CH2 CH3 और CH2Br Br और हाइड्रोजन। अगर हमको इस तरह के किसी कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दिख रही है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये तो चलो पहली प्रायोरिटी हो गई। और अपनी दूसरी प्रायोरिटी भी दिख रही है कि ये चौथी है ना? फर्स्ट और फोर्थ डिसाइड हो चुका है, फर्स्ट और फोर्थ डिसाइड हो चुका है। डिसाइड करना है अपने को सेकंड और थर्ड। तो हम लोग इसके, अगर इससे डायरेक्टली एटम्स जुड़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे जो डायरेक्टली एटम्स जुड़े हैं वो इक्वल पावर्स के हैं, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो अब कार्बन कार्बन देख के तो हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते। तो कार्बन कार्बन अगर लगा हुआ है तो हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो इसको अगर इतना सेक्शन हम लोग अलग देखें तो हमको क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड पे कार्बन लगा है, इस पे कार्बन है, इस पे कार्बन है, और इस कार्बन से अगेन तीन चीजें जुड़ी हैं, दो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं और एक और कार्बन जुड़ा है, और इससे अगेन तीन चीज जुड़ी है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक ब्रोमीन जुड़ा है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो अब इसके बाद वाला देखा जाएगा, और इसके बाद वाले में जो हाईएस्ट होगा उसको उधर वाले से कंपेयर किया जाएगा, उधर वाले के हाईएस्ट से। तो इसका हाईएस्ट इन तीनों में क्या है? कार्बन, और इसका हाईएस्ट इन तीनों में क्या है? ब्रोमीन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली। अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली, इसका मतलब इस वाले कार्बन को भी कौन सी प्रायोरिटी मिली? फर्स्ट प्रायोरिटी मिली। इस वाले कार्बन को कौन सी प्रायोरिटी मिली? सेकंड कार्बन मिली। तो मतलब इसको क्या मिला? फर्स्ट प्रायोरिटी मिला। इसको क्या मिला? सेकंड प्रायोरिटी मिला, है ना? और इसमें फर्स्ट और ये क्या हुआ? सेकंड हो गया। तो यहां पर सेकंड और सेकंड अपोजिट साइड है। अगर सेकंड और सेकंड अपोजिट साइड है, सेकंड और सेकंड अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया ई फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ? ई फॉर्म हुआ। तो अगर बहुत शॉर्ट में हम लोग लिखने की कोशिश करें ई और जेड को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो जो फॉर्म बनेगा डेट इज नोन एज ई फॉर्म, ठीक है। और अगर सेम प्रायोरिटी
सेम साइड है तो जो फॉर्म बनेगा डेट इज जेड फॉर्म। तो बेसिकली अपने को ये पॉइंट याद रखना है कि अगर सेम प्रायोरिटीज सेम साइड हैं तो ई फॉर्म, और सेम प्रायोरिटीज अपोजिट साइड सेम प्रायोरिटीज अपोजिट साइड है तो ई फॉर्म, और सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं आर एस फॉर्म में, ठीक है। आर एस फॉर्म क्या होता है? सेम सीआईपी रूल उस पर भी लगता है, बट यहां पर जो स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे थे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, और वहां जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड एटम पे होंगे। आइए देखते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आर एस कॉन्फ़िगरेशन? मान लो एक कार्बन है, उससे एक फ्लोरीन जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है और एक आयोडीन जुड़ा है। हमको प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम है कैसे होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही है, सीधी सी बात है। अब इनके हिसाब से क्या हम इनको प्रायोरिटीज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो हम इजेड में कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इस कार्बन की दो प्रायोरिटी दे रहे थे और इस कार्बन पे दो प्रायोरिटी दे रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर ये फॉर्म नहीं करना है, यहां पर करना है हमारे पास दो कार्बन सही नहीं, हमारे पास सेंट्रल कार्बन तो एक ही है, एक सेंट्रल कार्बन के ही चार एटम्स हैं। अब जब एक सेंट्रल कार्बन के एक सेंट्रल एटम के चार एटम्स हैं तो हमको चारों को प्रायोरिटी देनी है, और अगर चारों को प्रायोरिटी देंगे तो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें पहली प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? सबसे पहली प्रायोरिटी फ्लोरीन के पास, दूसरी प्रायोरिटी क्लोरीन के पास, तीसरी प्रायोरिटी ब्रोमीन के पास, और चौथी प्रायोरिटी आयोडीन के पास। अब दूसरा नियम यह है कि पहली नियम में तो हमको प्रायोरिटी सेट कर लेनी है सीआईपी के अकॉर्डिंग, है ना। सीआईपी के अकॉर्डिंग हमको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेना है। दूसरा नियम क्या कहता है कि कोशिश करना है कि जिसको फोर्थ प्रायोरिटी मिली है, जिसको फोर्थ प्रायोरिटी मिली है या लास्ट प्रायोरिटी मिली है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा चार ही आइटम हो, ज्यादा आइटम से हो सकते हैं, तो जिसको लास्ट प्रायोरिटी मिली है वो सबसे पीछे चला जाए, वो सबसे दूर चला जाए, है ना। मतलब अभी अगर इस स्ट्रक्चर को यहां हम 3D में इमेजिन करें तो ये दो नीचे प्लेनर में है, ये दो नीचे प्लेनर में है, एक बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है। तो अगर हम यहां खड़े हैं सपोज, तो एक जो बाहर आ रहा है वो एक्चुअली हमारे पास आ रहा है, और जो पीछे जा रहा है वो अंदर जा रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है। तो ऐसी चीजें जिसको लास्ट प्रायोरिटी मिली हो उसको दूर करना है। तो यहां पर कोइंसिडेंटली जो लास्ट प्रायोरिटी थी वो लास्ट पीछे ही जा रही है, अगर वो पीछे जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से। अब जब फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट किए और सेकंड को थर्ड से कनेक्ट किए तो हमको एक डायरेक्शन मिली, हमको एक डायरेक्शन मिली। तो डायरेक्शन हमको कैसे मिली? सर्कुलर मिली। सर्कुलर डायरेक्शन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन इट इज नोन एज आर कॉन्फ़िगरेशन। देन इट इज नोन एज आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है, वेज और हेज फॉर्मूले में बना हुआ है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार फटाफट से देखते हैं आर एस डिसाइड करने का क्या तरीका है। अगर वेज और हेज फॉर्मूला लगा हुआ है, जिस तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है, जिसमें एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले अपने को क्या काम करना है? अपने को कैन इनगोल्ड
प्रीलॉग रूल से उसकी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है। प्रायोरिटी ऑर्डर हमको मालूम होते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर उसके सेट करने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, और बहुत सारी होते हैं चीज़ें जिसके ऊपर से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने के बाद ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो उसको लास्ट प्रायोरिटी मिली है वो हमसे दूर जा रहा हो, वो सेंट्रल एटम से दूर जा रहा हो। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करना है। तो जिस रूट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जा रहा है वो चेक करना है कि वो रूट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। वो रूट अगर क्लॉकवाइज है देन इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आर, है ना। बाकी जो भी इसका नाम होगा आईपीसी का, वो आईपीसी नाम रखा जाएगा, है ना। सब 1 1 1 1 1 ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी पहले कार्बन पे ही लगे हुए हैं और उसके नाम के पहले आर लगा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज इसी का उल्टा कंपाउंड होता या इसको ही है और हमसे कहा गया है इसका एस कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाओ, हमसे कहा गया है ये आर है और इसका एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका एस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम लोग यहां से इसको बीच से स्पिन करेंगे, है ना। इसको स्पिन करेंगे और सॉरी, एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना। मान लो ऐसा होता कि एक कार्बन ये है। अभी जो पहला प्रश्न हम डिस्कस करना आपसे चाह रहे हैं हमने गलत बोल दिया। यहां पर होना, मान लो आयोडीन होता, इधर ब्रोमीन होता, बाकी जो जैसा है वैसा ही होता, क्लोरीन, आयोडीन। तो अब हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता उसमें चौथा बाहर है, मतलब जो लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से इसको स्पिन करा देंगे और इसको स्पिन कराने के बाद क्या होगा कि जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा और अंदर वाला बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश अपने को यही रखनी है कि कैसे भी करके जो लास्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो पीछे चला जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यही आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको एक कंपाउंड दिया होता, लेकिन वो कंपाउंड इस तरीके से ना होकर के फिशर प्रोजेक्शन में होता, इस तरीके से ना होकर के फिशर प्रोजेक्शन में होता, वो सपोज ऐसा होता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, या चलो ऐसा कर लेते हैं, क्लोरीन CH3, हाइड्रोजन C2H5, और एक दूसरा बनाते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है बट है वो भी फिशर प्रोजेक्शन है, हाइड्रोजन CH3, क्लोरीन C2H5। तो खाली इन दोनों की पोजीशंस हमने बदल दिया है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देना शुरू करें तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसके पास है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी इसके पास है, फोर्थ प्रायोरिटी। अगेन इसके पास फर्स्ट प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, और इसको मिलेगा सेकेंड प्रायोरिटी और इसको मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी, इसको भी मिलेगा सेकेंड प्रायोरिटी, इसको भी मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी। देखने वाला पॉइंट यहां है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी, अपना नियम क्या था कि फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला जो है वो अपने से दूर जाना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग दूर और पास नहीं देख सकते अभी के लिए, है ना। दूर और पास देखना मुश्किल है इसमें, या दूर करना मुश्किल है। अगर पास ही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो करेंगे ये कि देखेंगे कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला यानी लास्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल एक्सिस पर है ना, अगर लास्ट प्रायोरिटी वर्टिकल एक्सिस पे है तो अभी ये ऐसा है, ठीक है, और इसके होने के बाद अगर रोटेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो रोटेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कनेक्ट करने में जो रोटेशन है, अगर वो आर फॉर्म है, सॉरी, अगर वो क्लॉकवाइज है,
अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगी एस कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल उसी तरीके से अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल एक्सिस पर है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल एक्सिस पर है तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा वो होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा वो होगा एस कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है तो क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल एक्सिस पर है तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। इतने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अब एक बात और है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है? ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, चाहे वो आर कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे वो एस कॉन्फ़िगरेशन हो, ये दोनों तो सेम है। कहीं पर हो सकता है कोई आर कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम टाइप के स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद एस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। क्या आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है? जैसे डी और एल फॉर्म्स जो इनैंशियोमर्स में हम लोग पढ़ के आए थे वो एक दूसरे से कैसी थी? रिलेटेड थी। डीएल फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड थी, एक दूसरे की मिरर इमेजेस थी। अगर उसमें C2H5 पीछे था डी फॉर्म में तो एल फॉर्म में C2H5 आगे होगा। ऐसा हो सकता था, एक दूसरे के रिलेशंस में थी। लेकिन कोई ऐसा खास नियम है क्या कि जिस तरह का इधर से CH3 फॉर्म में भी वो पीछे गया तो C2H5 में ये पीछे आएगा? या आर कॉन्फ़िगरेशन में दूसरे तरह का है और एस कॉन्फ़िगरेशन में दूसरे तरह का है? तो आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब अलग अलग बातें और अलग अलग चीजें होती हैं, सपोज आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और जो DL है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है? तो अगर दो कॉन्फ़िगरेशंस एक दूसरे से रिलेशन में है, दैट इज नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं, एक एग्जांपल है इसमें। CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है? अब ये दोनों कार्बन्स देखा जाए तो कायरल है। अरे हैं कि नहीं है? दोनों कायरल है। तो हमको देखना है कि ये आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, और ये देखना है आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, और इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है? ये देखना है कि ये आर एस है या ये आर एस है, और इसका IUPAC नाम बताना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो अगर इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को देखा जाए, अगर इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को देखा जाए तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर अगर इतना ही सेक्शन अगर अलग से करके हम लोग देखें तो कैसा दिखेगा? ये कार्बन है, ये कार्बन कनेक्टेड है, इधर क्लोरीन कनेक्टेड है, इधर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और नीचे भी दूसरा क्या कनेक्टेड है? कार्बन कनेक्टेड है। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई। सेकंड और थर्ड पे अगेन कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये दो कार्बन हैं। अब इस कार्बन पे क्या जुड़ा है? इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन इस कार्बन पे क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है, और एक दूसरा कार्बन जुड़ा है। तो इसका हाईएस्ट हो गया ब्रोमीन, इसका हाईएस्ट हो गया हाइड्रोजन, इससे यही कैंसिल हो गया, मतलब इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली और इसको थर्ड प्रायोरिटी मिली। तो इस कार्बन को क्या मिल गई? सेकंड मिल गई, और इसको क्या मिल गई? थर्ड मिल गई।
अभी फर्स्ट से सेकंड पे कनेक्ट करना है, सेकंड से थर्ड पे कनेक्ट करना है। तो ये हमको डायरेक्शन कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है। फोर्थ वाला जो है वो कहां है? हॉरिजॉन्टल पे है। अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे है, अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे है और डायरेक्शन हमको कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है। डायरेक्शन हमको कैसी मिली? क्लॉकवाइज मिली। फोर्थ प्रायोरिटी कहां मिला? फोर्थ प्रायोरिटी हमको हॉरिजॉन्टल पे मिला। ये सारे केसेस हमको क्या दिखाते हैं कि ये कौन सा फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा एस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये एस फॉर्म हुआ। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस कार्बन की भी प्रायोरिटी निकाली जाए तो हम लोग समझ सकते हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई और ये थर्ड प्रायोरिटी हो गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमको ऐसे घूम करके आना पड़ा। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सारे रूल्स सेम है कि फोर्थ वाला पे हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ है, सब कुछ सेम है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया आर फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म हो गया आर फॉर्म, वो हो गया एस फॉर्म। अगर अब हमको इसकी नंबरिंग करनी हो, इसका नाम लिखना, मतलब आईपीएसी नाम लिखना, आईपीएसी नेमिंग करनी हो, तो हम लोग किस तरफ से शुरू करेंगे नंबरिंग? 1 2 3 4। तो सेकंड वाला कार्बन हमारा कैसा है? ये हमारा कैसा है? ये हमारा आर फॉर्म है, ये हमारा एस फॉर्म है। तो सेकंड कार्बन कैसा है? आर फॉर्म है। तो हम लोग लिखेंगे 2R, है ना? क्या लिखेंगे? 2R। और 2R हो गया। इसके बाद 3S, 2R 3S, और बाकी जो नाम है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसका नाम लिख देंगे। कैसे? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो आगे से आपको कॉन्फ़िगरेशन पहचानने को भी मिलेगा। तो ये सारे उसके कॉन्फ़िगरेशन पहचानने के तरीके हैं। कहीं पर भी 2R 3S या इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पहचानने को आए, इस तरीके से क्वेश्चन हो, तो अपने को डरना नहीं है। अपने सारे नियम याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, नियम सारे याद रखने हैं, परफॉर्मेंस सारी याद रखनी है, तो उससे क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। और इसका क्या एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन हमने देख लिया, आईपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है, RS और EZ फॉर्म यूज करके, RS फॉर्म यूज करके। अब इसकी एप्लीकेशन और क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि इस वीडियो के नीचे हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, वर्कशीट्स। ठीक है, वो वर्कशीट आप लोग सॉल्व करिएगा। उसमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा वाला नाम सही लिखा है ना? कौन से वाले कार्बन में S कॉन्फ़िगरेशन है या R कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारी बातें उस वर्कशीट में उस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करिएगा। कोई एक वीडियो हम लोग वर्कशीट डिस्कशन के लिए भी बना लेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली पूछिए, है ना? तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आरंभ को चलने दीजिए। आरंभ से आप लोग अपने अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।